जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। आज की इस वीडियो में हम जून 2026 की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम न्यूज़ में रही हुई है वो सब शॉर्ट नोट्स के थ्रू विद मंथली कंपाइलेशन एंड पीवाईक्यू लिंकेजेस के साथ कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस बार जून में हमारी पहली न्यूज़ थी पीएम अजय के ऊपर। पीएम अजय क्या है? बेसिकली ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कीम दो तरीके की होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रली सेक्टर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पहले मैं बता देती हूँ क्या हो जाता है। एक सेंट्रली सेक्टर्ड होगी और एक तुम्हारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी। ठीक, अभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों फंड करती हैं, जबकि सेंट्रली सेक्टर में 100% फंडिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इस पीएम अजय के न्यूज में रहने का कारण है कि एक पीएम अजय पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, ये बेसिकली यहाँ पर देखो, पीआईबी के आर्टिकल का डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है मैंने। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो है वो फोकस कर रहा है किस पे, स्ट्रेंथनिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक, दूसरा कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट के अंदर है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यूपीएससी में जनरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये वाला चैप्टर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इस तरीके की स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट होती है। इस स्कीम में ना मर्ज कर दिया गया है तो तीन स्कीम्स को, जैसे कि एक ये ग्रामीण आदिवासी पीएम आदिवासी ग्रामीण योजना है जिसमें विलेज मॉडल पे फोकस करने को बोला गया है। दूसरा एससी असिस्टेंस के लिए है, इकोनॉमिक असिस्टेंस। तीसरा है ये बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो कि हॉस्टल प्रोवाइड करता है एससी स्टूडेंट्स को। ये उन सारी स्कीम्स को इसमें मर्ज किया गया है। अब कौन कौन से विलेज इस चीज के लिए एलिजिबल है जहां पर एससी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा होती है। फोकस एरिया है जो आदर्श ग्राम है उसमें एजुकेशन, लाइवलीहुड, फाइनेंशियल सपोर्ट पे। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड न्यूज पे। सेकेंड न्यूज जो है वो है पैमाना पोर्टल। पैमाना सुनने से ही लग रहा है ना कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप का होगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो जनरली तुमने सुना होगा मॉस्पी को। मॉस्पी जो होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई, एससीपीआई, इस सब चीज में और बहुत सारे सर्वे करने में ये रहती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसके अंदर आता है ये पैमाना पोर्टल। अब ये करता क्या है बेसिकली, तो ये ना किसी भी प्रोजेक्ट का असेसमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग करने के लिए इसको बनाया गया है। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को करेगा, सभी को करेगा क्या? नहीं, ओनली सेंट्रली सेक्टर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको करेगा। तो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सब नहीं नहीं, क्या करेगा, 150 करोड़ से ज्यादा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं गवर्नमेंट के जो कि सेंट्रली सेक्टर्ड है उनको ये मॉनिटर करने का काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से समझो और इसको याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली पीआईबी में ऐसा लिखा हुआ था, मैंने एग्जैक्ट कॉपी की है वहां से। तो ना ये इंपॉर्टेंट लाइंस याद रखा करो क्योंकि देखो ओनली सेंट्रली सेक्टर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ओनली लगा हुआ है, गलत करने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, इसको इंटीग्रेट किया गया है एक दीप्ति के जो प्रोजेक्ट है ना, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल है उसके साथ, ताकि ये सारी चीजों के थ्रू हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ, डाटा विथ एक्यूरेसी के साथ सारे डाटा को कलेक्ट कर सके पैमाना पोर्टल में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन यूपीएससी के 2023 में भी आया था। ठीक है, कौन सी वाली से, जननी सुरक्षा योजना को लेके ये क्वेश्चन बन चुका है। एग्जैक्टली सेम इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों था और न्यूज में क्यों था, क्योंकि देखो 2026 ये हुआ था, 2016 में लॉन्च हुआ था और अभी 2026 में इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो यूपीएससी 2026 तो हो चुका है, तो 10 साल पूरे होने वाला जो क्वेश्चन है वो अब आएगा 27 में। तो अब ध्यान से देखना कि ये कौन कौन सी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ये किस चीज के लिए बनाया गया है, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि मातृ वंदना योजना है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बनाया गया होगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि अर्ली रिस्क डिटेक्शन करा जाएगा, टाइमली इंटरवेंशन किया जाएगा। जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है उनको हर महीने की 9th को उनको एक चेकअप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फ्री एंटीनेटल केयर दिया जाएगा। और क्या हो जाता है कि वुमेन को सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जिनका चल रहा होता है उनको और भी सर्विसेज दी जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ जो 25 हाई रिस्क फैक्टर है उनमें उनको एनालाइज किया जाएगा। और इनमें क्या हो जाएगा, इसमें गायनिकोलॉजिस्ट और ये ट्रेन डॉक्टर्स के थ्रू इनको हेल्प की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो मेन चीजें मैंने मेंशन कर दी, ये सारी चीजें बस याद रखना। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है और मिनिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रखना। अब फिर आते हैं ई जागृति पोर्टल पे। ई जागृति पोर्टल जो होता है ना, इसको एक सिल्वर अवार्ड मिला था। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था।
क्या है ये पोर्टल? बेसिकली ये AI इनेबल कंज्यूमर डिस्प्यूट प्लेटफॉर्म है। कंज्यूमर को लेके कंज्यूमर को अगर किसी चीज से लेके डिस्प्यूट है तो यहाँ पे वो कंप्लेन कर सकता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर है। ठीक, अब ये एनआरआईज को भी डील करेगा और सिटीजन को भी, मतलब चाहे हमारे सिटीजन हो चाहे बाहर के लोग हो, अगर किसी को भी ऐसा डिस्प्यूट है तो वो यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकता है। ये एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मतलब पोर्टल के जैसे काम करेगा। ठीक, इतना ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर तुम्हें मेंस में कहीं मेंशन करना हो कि इस तरीके ई जागृति पोर्टल के थ्रू हम लोग कंज्यूमर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, और मतलब ये क्या होता है, ये इजी होगा। क्यों? क्योंकि एनआरआईज भी इसमें अपने कंप्लेन डाल सकते हैं। इसको ना और ये चीज भी याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको ना इंटीग्रेट किया गया है कौन कौन सी चीज के साथ। देखो ओसीएमएस इसको तो नहीं, इसको याद रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि ई दाखिला ई दाखिल पोर्टल जो है वो क्या है, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है, तो ये भी याद रखना कि ये कंज्यूमर डिस्प्यूट प्लेटफॉर्म में इसको इंटीग्रेट किया गया तो इसी चीज से रिलेटेड होगा। और इसमें एआई फीचर्ड है तो बहुत सारे मेटा डाटा, सर्च और कीवर्ड्स टैगिंग, वॉइस टू टेक्स्ट, ये सारी चीजें इसमें फैसिलिटीज मिलती हैं। तो इतना याद रखना कि ई जागृति रिलेटेड किससे है। फिर अब हम बात करते हैं वाटर सिक्योरिटी इन विकसित भारत। GS3 में वाटर का जो टॉपिक आता है उसमें तुम ये सारे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट डाटा था, बेसिकली ये एडिटोरियल जो रहता है उससे भी मैंने कुछ डाटा इसमें मेंशन किया है, और बाकी स्कीम का तो है। तो देखो, सबसे पहले इसमें एक मेंशन था जल जीवन मिशन का, जो कि 2019 में आया था, और उसमें लिखा हुआ था कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है। अब कहीं पे लिख दिया कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है तो इंसान के दिमाग में तुरंत ऐसा लगता है कि यार सच में ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हो सकता है क्या? इंडिया का ये मिशन वर्ल्ड लार्जेस्ट। तो इसको याद रखना कि एक्चुअल में ये है। अब इसमें टारगेट है 100% 2028 तक का। देखो जो विकसित भारत 2047 है, इसका जो 2047 वाला जो पॉइंट है ना, ये ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ना, ये भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम है। तो इसको याद रखना। इसमें बेनिफिट्स वगैरह ही तुम पढ़ लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगी टेलीग्राम में। एक ये पॉइंट याद रखो, कहीं पे मेंशन करने के काम आएगा, बेसिकली मेंस के आंसर में मेंशन करना। जैसे कि WHO एस्टिमेट किया है कि 3 लाख से ज्यादा डायरिया से डेथ हुई है, और ये गंदे पानी की वजह से होता है। तो बेसिकली वाटर वाला जो है ना, वाटर की इंपॉर्टेंस, क्लीन वाटर की इंपॉर्टेंस, इसमें ये डाटा को मेंशन कर सकते हो। फिर जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है 2.0, उसमें फोकस है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। और एक स्कीम और मेंशन थी जल संचय जन भागीदारी। ये किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग से और ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक, अब कहीं वाटर को सेव करने या सोल्यूशन के लिए आएगा और गवर्नमेंट स्कीम मेंशन करनी होगी तो तुम ये मेंशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना का कॉन्टेक्स्ट मैं तुमको बताती हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या करती है, प्लेटफॉर्म वर्कर को हायर कर लेती है, मतलब सॉरी प्लेटफॉर्म वर्कर को बोलती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को हायर कर लेती हैं, ताकि उनको अपना कोई ज्यादा कंप्लायंस, उनको रजिस्टर ना करना पड़े, उनके पीएफ में कोई फंड वंड ना करना पड़े, तो इससे वो बच जाते हैं, इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करती हैं। इससे होता क्या है, जो हायर होता है ना उसकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, ना उसको एक सिक्योर जॉब मिल रहा है। ठीक है, और ये एम्प्लॉयर होता है, इसका काम हो जाता है, उसके बाद ये उसको निकाल देता है, मतलब वही लिको फेको पेन वाला टाइप हो गया। तो ये वाला सिस्टम जो हो रहा था ना, किसी को जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छा तरीका है इस चीज के लिए। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो ये वाला स्कीम है, इसमें देखो ये कैसी स्कीम है, एक फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। ठीक, फॉर्मल जॉब क्रिएशन किया जाएगा, ईपीएफओ एनरोलमेंट कराना है इसमें। ठीक है, ये मेन है इसका एम। क्या हो रहा है इसमें कि विकसित भारत 2047 में सोशल सिक्योरिटी के लिए ये किया जाएगा, और ये इसमें दो पार्ट है। एक तो एम्प्लॉय के साइड में क्या क्या हो रहा है कि अगर आप ईपीएफओ एम्प्लॉय, अगर मतलब फर्स्ट टाइम ईपीएफओ एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो कौन हो सकता है, जिसकी जो सैलरी हो रही है वो 1 लाख से ऊपर हो रही है। ठीक है, और इनको ना 15,000 रुपए दिया जाएगा। कब? जब ये ज्वाइन करेंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, और ये ना 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यार पहले जैसे ही ज्वाइन करो तुमको 15,000 मिल जाएगा, तो 15,000 के लिए तुम जाके ज्वाइन कर लो साठ गांठ करके एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ और लेके निकल जाओ 15,000। इन्होंने बोला कि नहीं, इसको हम 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे, पहले तुम वहां रहो 6 महीना काम करो तब जाके तुम्हें 15,000 मिलेंगे। फिर सेकेंड होता है पार्ट बी, एम्प्लॉयर्स के लिए, यानी कि
जो भी तुम्हें एम्प्लॉय कर रहा है, अगर वो तुम्हें रजिस्टर्ड करता है सारे सेक्टर्स में, अगर तुम्हें वो रजिस्टर्ड करता है तो उसको पर पर्सन जितने लोग को रजिस्टर कर रहा है वो मंथ के हिसाब से उसको 3,000 रुपए मिलेगा। तो अब ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग भी तुम्हें रजिस्टर्ड करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले को हायर करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंसेंटिव दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है जॉब मस्ट बी कंटिन्यू फॉर 6 मंथ। अब नेक्स्ट आते हैं स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। बेसिकली जो केस स्टडीज होती हैं उसमें, जो मेंस में सॉल्यूशंस होते हैं उसमें, उस टाइप के क्वेश्चंस में तुम ये वाली इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हो। मतलब देखो, बहुत बार क्या हुआ है, सुनने में मिलता है कि सिरप के कारण बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई। बहुत सारे बिहार में जैसे कि एक न्यूज आई थी कि अल्कोहल बैन होने के कारण लोग क्या कर रहे हैं, अब जो बहुत सारी जो सिरप्स हैं उस पर डिपेंड हो रहे हैं, उसमें अल्कोहल होता है, तो दवाई को लेके बहुत सारे इश्यूज वैसे भी चल रहे होते हैं, है ना। तो तुम ना ऐसे वाली चीजों को याद रखो, ताकि ये कंटेंट अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ऐसे सारी चीजें मेंशन करोगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें कौन सा डिपार्टमेंट है, बेसिकली फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। 2024 में ये लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार डोमेस्टिक मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग, इस पे फोकस करना है अपना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगा हम लोग अगर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू चेन डेवलपमेंट करेंगे तो। कंपोनेंट क्या है कि रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल स्टडी वगैरह ये सब करो, सब डेवलप करो ताकि हम इस चीज में आत्मनिर्भर बन पाए। ठीक है, देखो कैपेसिटी बिल्डिंग करना है ताकि स्किल वर्कफोर्स अपन के पास आए, मार्जिनल इन्वेस्टमेंट करना है ताकि ये चीजें प्रमोट हो। ठीक है, क्लिनिकल स्टडी करना है ताकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इस डिजीजेस के लिए मेडिसिन बन सकें। ठीक है, प्रमोशन करना है, और ये सारी चीजें तो होती है जो आप अपने कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो। ये बेसिकली पूरा मेन से सेंट्रिक है, मैंने एडिटोरियल से उठाया है इसको। ठीक है, अब देखो बाय, ये क्या लिखा है बाय न्यूज क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपांड द शेड्यूल H2। अच्छा ठीक है, ये बेसिकली कौन सी न्यूज है, देखो इसमें क्या हुआ था, जनरली तुम देखते हो मेडिसिन जो होती है, मेडिसिन में क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन कोई भी बेच रहा है। ठीक है, कोई जेनेरिक मेडिसिन है, कोई ब्रांडेड मेडिसिन है, या फिर कोई भी तरीके की इलीगल मेडिसिन है, वो किधर बेची जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि QR कोड बेस्ड सिस्टम लाते हैं, कि जो भी ब्रांडेड मेडिसिन होगी उसके पीछे में QR कोड लगा देंगे ताकि इसको स्कैन करें तो अपन को सही गलत वाली मेडिसिन का पता चल जाए। ठीक है, अब कहीं पे केस स्टडी में इस तरीके की केस स्टडी आ जाए और तुम्हें मेंशन करना पड़े, तो इसको मेंशन करना, ये सोल्यूशन में मेंशन कर सकते हो कि ठीक है हम मेडिसिन के पीछे में QR कोड लगा देंगे। तो इस तरीके से इलीगल मेडिसिन का अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है या कुछ करप्शन हो रहा है तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, देखो इसमें क्या लिखा है कि वेरीफाई ऑथेंटिसिटी, इंप्रूव ट्रेसेबिलिटी, बता दिया मैंने तुम्हें। अब इसके लिए अब यही कर देना बस इंपॉर्टेंट थोड़ा ना होता है, क्योंकि स्कैन करेंगे तो हमको इंटर ऑपरेबल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी चाहिए पड़ेगा। ठीक है, QR स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए पड़ेगा। अपने पास चैलेंज है कि हाई कॉम्प्लायंस कॉस्ट होता है इसका। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये काउंटर फिट मेडिसिन का जो होता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, और मेडिसिन का जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको इंप्रूव कर देगी। WHO का एक कंसर्न वाला चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि तुम उसको मेंस की किसी आंसर में मेंशन करो कि फेक वैक्सीन, फेक कैंसर मेडिसिन एंड फेक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली जो मेडिसिन होती हैं वो ज्यादा जो इलीगल ट्रेडिंग वगैरह होता रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो मेंशन कर सकते हो। और कैसे मेंशन करोगे, अकॉर्डिंग टू WHO, और फिर ये लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है हमारा जो स्कीम, जून मंथ की जो भी जितनी भी स्कीम्स थी वो हमारी यहाँ पे कवर होती हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपाइलेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।